ये कहानी है ऐसे दो प्यार करने वालों की जो बचपन में ही बिछड़ गए थे। अब क्या तकदीर उन दोनों को मिला पाएगी। ये पूरी फिल्म एक डेस्टिनी पे आधारित है। इस कहानी में आपको बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। ऐसी लव स्टोरी आपने पहले कभी देखी नहीं होगी। तो आइए देखते हैं तकदीर। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कहानी का हीरो जिसका नाम अविनाश है। वो सुबह जॉगिंग करते हुए आता है और रामकृष्ण सिग्नल के पास वाले बेंच पर बैठ के किसी का इंतजार करता है। ऐसा वो रोज सुबह 7:30 बजे करता है क्योंकि उसने बचपन में किसी से वादा किया था। ऐसा करते हुए आज उसे 14 साल 3 महीने और 17 दिन हो चुके हैं। फिर भी वो निराश नहीं क्योंकि उसे यकीन है कि एक ना एक दिन वो उसे ज़रूर मिलेगी। वो उसके ख्यालों में खोया हुआ होता है। तभी उसे एक कॉल आता है। वो कॉल उबेर वाले का होता है। वो उससे पूछता है, क्या सर आपने कार बुक की थी? अविनाश बोलता है, मैंने कोई कार बुक नहीं की थी। दरअसल वो एक रॉन्ग नंबर लगा होता है। अविनाश फ़ोन रखने ही वाला होता है तभी उसे फ़ोन की दूसरी तरफ से वायलिन की धुन सुनाई देती है। ये वही धुन होती है जो बचपन में वो बजाया करता था। वो उबेर वाले से पूछता है, ये वायलिन कौन बजा रहा है? उबेर वाला बोलता है, एक सुंदर लड़की वो धुन बजा रही है। अविनाश को यकीन हो जाता है वो वही लड़की होगी। वो उबेर वाले से पूछता है, इस वक्त कहाँ पे हो तुम? मैं वहीं पहुँचता हूँ। उबेर वाला उसे बताने वाला होता है तभी एक चोर अविनाश का मोबाइल छीनकर भाग जाता है। अविनाश भी उस चोर का पीछा करने लगता है। वो चोर भाग के एक ट्रेन में घुस जाता है। अविनाश भी उसके पीछे पीछे उस ट्रेन में घुस जाता है। अब वो चोर एक डब्बे में है और अविनाश दूसरे डिब्बे में है। वो चोर को बोलता है कि मोबाइल तू ही रख ले, चाहे तो मुझसे और पैसे ले ले, लेकिन उस फ़ोन पे जो आखिरी कॉल आई थी वो नंबर मुझे दे दे। लेकिन वो चोर नंबर दिए बिना भाग जाता है। आखिर में बड़ी मुश्किल से अविनाश उस चोर के पास पहुंचता है। वो जैसे ही उस चोर को पकड़ने वाला होता है तभी उस चोर की शर्ट फट जाती है और चोर के पीछे एक जख्म का निशान उसे दिख जाता है। ऐसा निशान उसने बचपन में एक चोर के पीछे देखा था। आखिर में उस चोर को वो पकड़ लेता है लेकिन उसके पास फ़ोन नहीं होता। चोर ने वो फ़ोन तीसरे आदमी को दिया था। अविनाश उस चोर को बोलता है, तू मेरा पीछा कब छोड़ेगा? बचपन में तूने मेरा 100 का नोट चुराया था। और यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है अविनाश अब 12 साल का है और उसका नाम सीनू है। वो अनाथ है इसलिए रामकृष्ण सिग्नल पे एक तारा बजाते सिग्नल पे रुकी हुई गाड़ियों से पैसे मांगता है और पास के पार्क में एक पेड़ पे सो जाता है। एक दिन सीनू पार्क में पानी पूरी के ठेले पे पानी पूरी खा रहा होता है। तभी वहां पे एक छोटी लड़की आती है। उसका नाम होता है जुन्नू। जुन्नू सीनू से बातें करती है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। जुन्नू अब रोज पार्क में सीनू से मिलने आती है। वो बहुत सारा समय साथ में बिताते हैं। दरअसल जुन्नू एक अमीर घर की लड़की है लेकिन वो सीनू को अपने बारे में बताती नहीं। एक दिन रामकृष्ण सिग्नल पे वो सीनू को देखती है और अपने कार के खिड़की में से उसे 100 का नोट देती है, लेकिन वो उसे अपना चेहरा नहीं दिखाती। ऐसा वो रोज करती है। सीनू जुन्नू के लिए चूड़ियाँ लाता है। अब धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। सीनू जुन्नू के लिए एक धुन बनाता है। एक दिन जुन्नू जब घर लौटती है तो देखती है कि घर का सारा सामान शिफ्ट किया जा रहा है। उसे पता चलता है कि उसके पापा की दिल्ली ट्रांसफ़र हुई है और उन्हें तुरंत दिल्ली के लिए निकलना पड़ता है। रास्ते में सिग्नल के पास उसे सीनू दिखाई देता है। वो जल्दी से 100 का नोट निकाल के उस पे अपना फ़ोन नंबर लिखती है और नोट सीनू की तरफ फेंक के उसे कहती है कि फ़ोन करना। सीनू वो नोट उठा के नंबर देख ही रहा होता है कि एक आवारा लड़का उसके हाथ से वो 100 का नोट लेके भाग जाता है। ये वही लड़का है जो कहानी की शुरुआत में मोबाइल चुरा के भागा था। सीनू उसके पीछे भागता है तभी सीनू का एक्सीडेंट होता है। मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है अस्पताल में एक औरत परेशान बैठी है जिसका नाम सरू है। इसी के कार से सीनू का एक्सीडेंट हुआ था।
तभी वहाँ उसका पति प्रकाश आता है। वो उसे हौसला देके सीनू को देखने वार्ड में चला जाता है। सीनू के वार्ड में कुछ पुलिस वाले सीनू को झूठा बयान देने को बोलते हैं, पर सीनू साफ इनकार कर देता है। सीनू का यह स्वभाव प्रकाश को अच्छा लगता है। फिर वो दोनों सीनू को अपने घर ले जाते हैं। उनकी कोई संतान नहीं होती। सीनू उनको पसंद आता है तो वो सीनू को अडॉप्ट कर लेते हैं। अब वो सीनू का नाम अविनाश रखते हैं और उसे अच्छे स्कूल में भर्ती करते हैं। इधर जुन्नू को भी दिल्ली में अच्छे स्कूल में भर्ती किया जाता है, लेकिन वो सीनू की याद में उदास रहती है। इसलिए वो स्कूल में वायलिन का क्लास भी लगाती है। वो हमेशा सीनू के कॉल का इंतजार करती है। सीनू भी हर रोज उस सिग्नल पे जाके उसका इंतजार करता है। जुन्नू अपने पिता को यह सब बातें बता देती है। जुन्नू के पिता सीनू को ढूंढने उस पार्क में जाते हैं, लेकिन अब वो पार्क वहाँ नहीं होता, उसे तोड़ दिया गया होता है। सीनू भी अपने पेरेंट्स को जुन्नू के बारे में बताता है। वो भी जुन्नू को ढूंढते हैं, लेकिन वो नहीं मिलती। दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे 14 साल गुजर जाते हैं। अब वो बड़े हो जाते हैं, लेकिन अभी भी वो दोनों एक दूसरे को याद करते हैं। अब जुन्नू बड़ी हो चुकी है। उसका नाम प्रिया होता है। वो सीनू ने जो चूड़ियां दी थी उसे पिघलाकर एक बड़ा कंगन बना लेती है और वो पहनती है। एक दिन अविनाश और उसकी माँ बाजार से लौट रहे होते हैं, तभी सरू का एक्सीडेंट होने वाला होता है। अविनाश उसे जोर से माँ माँ पुकारता है और एक्सीडेंट होने से बचा लेता है। अविनाश उसे बहुत डांटता है, लेकिन वो खुशी से रोती है क्योंकि इतने सालों बाद अविनाश ने उसे माँ कहकर पुकारा था। अविनाश अब प्रकाश को भी पापा कहकर बुलाता है। ये देख के दोनों खुश हो जाते हैं। उधर दिल्ली में प्रिया के पिता का फिर से ट्रांसफर होता है, वो भी अमेरिका में। ये बातें सुन के प्रिया उदास होती है। वो पापा से बोलती है, मुझे हैदराबाद की बहुत याद आ रही है। दिल्ली आने के बाद वो एक बार भी हैदराबाद नहीं गई और अब विदेश जाने के बाद जिंदगी में फिर कभी हैदराबाद जाने का मौका नहीं मिलेगा। और उसकी दोस्त कविता की शादी भी हैदराबाद में है, इसलिए वो विदेश जाने से पहले कुछ दिन हैदराबाद जाना चाहती है। उसके पापा उसे जाने की अनुमति देते हैं। यहीं पे कहानी का फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और मूवी फिर से वही आ जाती है जहां अविनाश ने उस मोबाइल के चोर को पकड़ के रखा है। वो चोर अविनाश को बोलता है, अगर प्यार का मामला है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो अविनाश को उस गोदाम में ले जाता है जहां सभी चुराए हुए फोन रिफ्रेश करके पैक करके अलग अलग शहरों में बेचने के लिए भेजे जाते हैं। गोदाम में जाके पता चलता है अविनाश का फोन तो पैक करके बाजार में बेचने के लिए भेजा जा चुका है। वहाँ अविनाश और गुंडों में मारपीट होती है। अविनाश सभी गुंडों को मार के उस कंटेनर का पीछा करता है जिसमें वो सभी फोन बाजार में ले जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से वो कंटेनर के ड्राइवर को मार के कंटेनर रोक लेता है और तभी कंटेनर का दरवाजा खुलता है और सभी फोन रोड पे गिर जाते हैं। अब अविनाश उन हजारों फोन में अपना फोन ढूंढने लगता है। बहुत देर ढूंढने के बाद उसे फोन मिल तो जाता है, लेकिन उसका डिस्प्ले टूटा हुआ है। इधर गोदाम का मालिक आ जाता है जो ये सब धंधे चलाता है। अपने गोदाम का हाल देख के वो गुस्सा हो जाता है। अविनाश के मोबाइल के डेटा जो कॉपी किया होता है उससे उसकी लोकेशन ढूंढने को बोलता है। अब अविनाश मोबाइल रिपेयर करने के लिए एक मॉल में आता है और एक दुकानदार को मोबाइल रिपेयर करने को देता है। तभी वो देखता है कि वही गुंडे उसे मॉल में ढूंढ रहे हैं। फिर से गुंडों के साथ उसकी लड़ाई होती है। कुछ देर बाद उसका मोबाइल रिपेयर होता है तो वो अपने मोबाइल से उस उबेर वाले को फ़ोन लगाता है और पूछता है सुबह वो वायलिन की धुन सुनी थी, वो कहाँ पे सुनी थी। वो उबेर वाला उसे बताता है हैदराबाद में जो म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा है उसी के एक स्टॉल पर एक खूबसूरत लड़की वो धुन बजा रही थी। ये सुन के अविनाश खुश हो जाता है। तभी एक गुंडा जोर से अविनाश के सर पे बैट मारता है और अविनाश बेहोश होकर गिर जाता है। अब कहानी फिर से 7 दिन पीछे चली जाती है। अब फ्लैशबैक में हमें ये दिखाया जाता है कि अविनाश एयरपोर्ट पे अपनी माँ को रिसीव करने आया है। प्रिया भी उसी फ्लाइट से हैदराबाद आई है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी प्रिया की दोस्त जिसकी शादी है वो उसे लेने आई होती है। प्रिया उसके साथ चली जाती है। अविनाश भी अपनी माँ को लेके चला जाता है। रास्ते में प्रिया जिस कार से जा रही थी उसका टायर पंक्चर हो जाता है। बाहर जोरों की बारिश भी हो रही होती है। गाड़ी का ड्राइवर बारिश में टायर बदलने लगता है,
तभी अविनाश भी उसी रास्ते से जा रहा था। वो ड्राइवर को बारिश में टायर बदलते हुए देखता है। वो गाड़ी रोकता है और ड्राइवर को अंदर बैठने को बोलता है और खुद टायर बदलने लगता है। प्रिया अंदर से ये देखती है तो उसे अविनाश का ये नेचर अच्छा लगता है। अगले सीन में ये दिखाया जाता है, प्रिया सभी गरीब बच्चों को 100 रुपए बांट रही होती है। तभी एक गरीब बच्चा वहाँ आके 100 रुपए मांगता है, लेकिन उसके सभी नोट खत्म हो जाते हैं। अविनाश ये देखता है और वो आके प्रिया को 100 का नोट देता है। प्रिया उसे थैंक्स बोलती है और दोनों बातें करने लगते हैं। बातें करते करते प्रिया अविनाश को बताती है, कल फ्लाइट में एक औरत ने मुझे बहुत बोर किया। सफर में वो बस अपने बेटे के गुणगान गा रही थी। प्रिया अविनाश को बताती है वो कविता की शादी के लिए हैदराबाद आई है। उसके बाद मॉम डैड आएंगे और उनका परिवार अमेरिका शिफ्ट हो जाएगा। अगले सीन में ये दिखाते हैं, अविनाश की माँ प्रकाश को बोलती है, फ्लाइट में मुझे एक सुंदर लड़की मिली थी, मुझे बहुत पसंद आई। अपने अविनाश के लिए बहुत अच्छी है। मैंने उसकी बैग में अपनी रिंग डाल दी, अब वो रिंग लौटाने घर जरूर आएगी। तब प्रकाश बताता है कि वो रिंग बहुत महंगी थी। अब दोनों टेंशन में पड़ जाते हैं कि वो लड़की रिंग लौटाने आएगी या नहीं आएगी। तभी घर की बेल बजती है और बाहर प्रिया आई होती है। अविनाश दरवाजा खोलता है, तब उसे पता चलता है प्रिया को फ्लाइट में जिस औरत ने बोर किया था वो उसकी माँ है। अब प्रिया की अविनाश से और उसके परिवार से अच्छी जान पहचान होती है। अविनाश प्रिया को हैदराबाद घुमाने ले जाता है। अब दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। आगे दिखाया जाता है, कविता की शादी के लिए मंडप सजाया गया है। वहीं पे प्रिया को वो पानी पूरी वाला दिखता है जिसके पास बचपन में वो और सीनू पानी पूरी खाया करते थे। प्रिया उससे सीनू के बारे में पूछती है। पानी पूरी वाला बताता है बचपन में सीनू का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिया। ये सुन के प्रिया दुखी हो जाती है। एक दिन अविनाश की माँ प्रिया को घर बुलाती है और उससे पूछती है कि अविनाश तुम्हें पसंद है क्या। प्रिया बोलती है, अविनाश अच्छा लड़का है लेकिन मेरे मन में कोई और है। अविनाश भी ये बातें सुन लेता है। अब अविनाश प्रिया को ड्रॉप करने जाता है। वो प्रिया को बोलता है माँ ने जो भी कहा उसके लिए सॉरी। अविनाश प्रिया को बताता है मेरे भी दिल में कोई और है। अगले दिन सभी कविता के संगीत समारोह में मिलते हैं। नाच गाना शुरू हो जाता है। नाचते नाचते अविनाश और प्रिया एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वो एक दूसरे के आंखों में खो जाते हैं। तभी प्रिया वहाँ से भाग जाती है। अविनाश भी उसके पीछे पीछे जाता है। भागते भागते अविनाश प्रिया का हाथ पकड़ लेता है। तभी वो कंगना जो सीनू ने बचपन में प्रिया को दिया था वो टूट जाता है। प्रिया गुस्सा हो जाती है और अविनाश को थप्पड़ लगा के चली जाती है। यहीं पे कहानी का फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। कहानी फिर वही आ जाती है जहाँ मॉल में अविनाश के सिर पर एक गुंडा बैट मारता है और अविनाश बेहोश हो जाता है। अब अविनाश उसी गोदाम में कैद है जहाँ उसने गुंडों की पिटाई की थी। अविनाश बड़ी मुश्किल से अपने आप को छुड़ाता है और गुंडों की पिटाई करके वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद अविनाश वही आ जाता है जहाँ उसे उबेर वाले ने पता बताया था। वहाँ पे उसे प्रिया मिलती है। वो उसे सॉरी बोलती है। अविनाश उसे माफ करता है और वहाँ से चला जाता है। अविनाश उस वायलिन के दुकान पे आता है और उस लड़की के बारे में पूछता है जो सुबह धुन बजा रही थी। दुकानदार बोलता है ऐसी कितनी लड़कियां आती है, हम किस किस को याद रखेंगे। ये सुन के अविनाश परेशान हो जाता है और वहाँ से वायलिन लेके वही धुन बजाने लगता है। प्रिया वो धुन सुन लेती है और पागलों की तरह उस आवाज के पीछे दौड़ने लगती है। प्रिया जब उस दुकान पे पहुंचती है तब अविनाश वहां से जा चुका होता है। अविनाश उदास होके वहां से जा रहा होता है। तभी उसे वो 100 का नोट मिलता है। ये वही नोट होता है जो बचपन में जुन्नू ने दिया था। उसके पीछे जुन्नू का फोन नंबर लिखा होता है। ये देखने के बाद वो खुश हो जाता है और पास में खड़ी लेडीज से मोबाइल लेके वो नंबर डायल करता है। कॉल लगता है लेकिन प्रिया बार बार कॉल कट कर देती है क्योंकि वो परेशान है। वो उस वायलिन बजाने वाले को ढूंढ रही है। आखिर में प्रिया कॉल रिसीव करती है। अविनाश बोलता है जुन्नू, मैं सीनू बोल रहा हूँ, याद तो है ना। प्रिया बोलती है सीनू, तुम्हें क्या हो गया था, इस कॉल के लिए मुझे इतना इंतजार क्यों करवाया। अविनाश बोलता है मुझसे वो नंबर खो गया था, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, हर पल तुम्हें याद किया, इस वक्त तुम कहाँ पे हो। प्रिया बोलती है मैं हैदराबाद में म्यूजिक फेस्टिवल में हूँ। अविनाश बोलता है मैं भी वहाँ पे हूँ। तभी अविनाश के फोन की बैटरी डाउन हो जाती है। अब दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी प्रिया को वायलिन की धुन सुनाई देती है। वो दौड़ के उस धुन के पास पहुंचती है। वहाँ पे अविनाश वायलिन बजा रहा होता है। वो समझ जाती है यही उसका सीनू है।
अविनाश भी प्रिया को देखता है और पूछता है, तुम जुन्नू हो? प्रिया हाँ बोलती है और अविनाश के गले लग जाती है। बचपन में बिछड़े प्यार करने वाले इस तरह मिल जाते हैं। कहानी के अंत में बताया जाता है कि अगर दो दिल मिलने के लिए बने हो तो कितना भी लंबा इंतजार क्यों ना हो, कितनी भी लंबी दूरी क्यों ना हो, कोई मायने नहीं रखते। हमने भले ही तय कर लिया हो कि हम अपनी जिंदगी किसके साथ बिताएंगे, लेकिन असल में हम अपनी जिंदगी जिसके साथ बिताने वाले हैं वो तो तकदीर ही तय करती है। इट्स जस्ट मैजिक। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें ताकि मैं और भी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लेके आऊँ। तो मिलते हैं अगले किसी रोमांचक कहानी में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जीना इसी का नाम है।